तो मैं बताना चाहूँगा कि रोचित इज़ इंडियाज़ यंगेस्ट वन ऑफ द यंगेस्ट सेबी आर ए। इन्होंने अभी सेबी आर ए ले लिया है। ही इज़ अ रिसर्च एनालिस्ट, तो कॉन्ग्रेट्स ऑन दैट। तो अब बात करते हैं कट टू इन्वेस्टिंग के ऊपर। ठीक है, आप फेमस हो मल्टी बैगर स्टॉक्स के लिए, ठीक है, एंड मल्टी बैगर स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हो आप, ठीक है। मुझे आप बताओ कि मल्टी बैगर स्टॉक एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता एंड लोगों को भी नहीं पता कि मल्टी बैगर स्टॉक इन्वेस्टिंग किस तरीके से करी जाती है। तो प्लीज़ बताओ, ब्रेक डाउन करके बताना आप मुझे। मल्टी बैगर स्टॉक को मैं ऐसे स्टॉक बोलता हूँ कि जो आपकी ना लाइफस्टाइल चेंज करता है। ओके। अगर आज आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर और वो 15% रिटर्न देता है ऑन एन एवरेज, अगर तो 1,15,000 रुपये होगा। अगर आप 10 लाख रुपए करते हो तो वो करीब 1.5 लाख रुपए आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप 1 करोड़ भी करते हो तो आपका 15 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। बट अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हो, कुछ भी खराब नहीं है। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट, सेफेस्ट वे टू इन्वेस्ट। ओके। बट ऐसे करके आपका ना कभी लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा। ओके, ठीक है। मतलब अगर आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे, मतलब आपको छोटे आदमी तो नहीं, आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे और 1 करोड़ रुपए अगर आपको 15 लाख रुपए मिला है तो आपके लिए वो भी इतना बड़ा कोई अमाउंट नहीं है कि भाई मैं इससे तो पता नहीं क्या कर दूँ। तो कोई लाइफस्टाइल चेंज नहीं आएगा ना, मतलब आपका घर बदलेगा ना, आपकी गाड़ी बदलेगी ना, आपके रहने का तरीका बदलेगा। बट मल्टी बैगर स्टॉक्स क्योंकि वो बहुत मल्टीफोल्ड रिटर्न देते हैं, तो उसमें आपका पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ इंस्टेंसेस दूँ 30 साल पहले की, अगर आपने 1,000 रुपये में बोल रहा हूँ, अगर हेवल्स के अंदर लगाए होते तो आज आपके पास 5-6 लाख रुपए होते। देर आर सम स्टॉक्स जैसे पीआई इंडस्ट्रीज के अंदर अगर 1,000 रुपये इन्वेस्ट करे होते तो आज 63 लाख रुपीज़ होते। अगर टाइटन में आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे होते इन 2001 तो आज आपके पास करीब 10 करोड़ रुपए होते। राइट, 1 लाख 1.5 लाख% की रिटर्न दिए इन स्टॉक से, क्योंकि टाइटन का स्टॉक 1 रुपये से 3,700 रुपीज़ तक पहुंच चुका है। तो इन स्टॉक्स ने मल्टीफोल्ड रिटर्न दिए। तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे 4-5 स्टॉक्स भी ढूंढ पाया तो दैट इज़ वेरी गुड। और मैंने क्यों यहाँ पे वर्ड बोला है 4-5, अब आप राकेश झुंझुनवाला को देख लो, उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू 50,000 करोड़ रुपीज़ है, जिसमें से 18,000 करोड़ रुपए आता है एक स्टॉक से, टाइटन। उसके बाद ल्यूपिन है, टाटा मोटर्स है, एंड देयर आर अदर 2-3 स्टॉक्स जिससे उनका 90% 80% वेल्थ क्रिएट हुआ है। बट राकेश झुंझुनवाला ने क्या पूरी लाइफ में 5-6 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करा होगा? साल के 3-4 स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट करते होंगे ना। अगर आप भी बोलो कि यार आई एम इन्वेस्टर, तो ऐसा तो नहीं आप बोलोगे 3 साल से किसी स्टॉक में इन्वेस्ट ही नहीं करा। हर साल आप बोलोगे कि यार 4 स्टॉक्स में करा है, 5 स्टॉक्स में करा है, 3-4 महीने में एक स्टॉक में करते हो मिनिमम। तो उन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा है, बट उनकी लाइफ में 4-5 ऐसे स्टॉक्स हुए जो उनके लिए एक लाइफ चेंजिंग इवेंट बन गए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव हमेशा ही रहता है कि मैं ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करने की पूरी कोशिश करूं, क्योंकि 100% अगर राकेश झुंझुनवाला को पता होता कि टाइटन इतना बड़ा बनेगा तो उसमें इतना पैसा नहीं और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते, तो फॉर श्योर आपको नहीं पता होता है। बट मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आई फाइंड दोज स्टॉक्स जो मुझे बहुत बड़ा पैसा बना के दें। ऐसा एक स्टॉक मुझे मिला था जो 30,000 कन्वर्टेड इंटू 11.3 लाख रुपीज़। अब दूसरे की खोज में मैं हूँ, उसके बाद भी मल्टी बैगर स्टॉक्स है बट उतना बड़ा नहीं हुआ। दैट वाज माय बिगेस्ट मल्टी बैगर जो 32 टाइम्स ग्रो हुआ है। तो इस तरीके के मैं चाहता हूँ 50x 100x स्टॉक्स कुछ मेरी लाइफ के अंदर आए जिससे मैं लाइफ चेंज कर सकूँ। ओके। तो आप ऐसे मल्टी बैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हो? मतलब आपका क्या रूल होता है, गो टू क्या आपका रूल है जो आप फॉलो करते हो इन मल्टी बैगर स्टॉक्स को फाइंड करने के लिए? थोड़ा आप बता दो कि तो लोगों को भी पता चल जाए। अब देखो, इन्वेस्टिंग ना बहुत ही लॉजिकल है। इन्वेस्टिंग ऐसा नहीं है कि यार लोगों को लगता है ना बहुत मुश्किल है या फिर ओनली एक्सपर्ट्स कैन डू दिस। अगर आप लॉजिकली सोचोगे ना तो यू कैन मेक मनी। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे बड़ी कंपनी का एग्जाम्पल देता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ आता है इन 1986 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस टाइम पे अगर आपने आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करा होता 10,000 रुपये, तो आज आपके पास करीब 8-9 करोड़ रुपए होते। नहीं सॉरी, 12 करोड़ रुपए होते। आपने बोला 1986 के अंदर नहीं इन्वेस्ट करना है, यू वेटेड 7 ईयर्स। उस टाइम पे क्या करती थी, विमल ब्रांड था रिलायंस का, कपड़ा बनाती थी, कपड़ा, टेक्सटाइल कंपनी। राइट आपने राइट। बोला टेक्सटाइल कंपनी तो क्या है, इन्वेस्ट करना नहीं करना। फिर 1993 के अंदर दे इंटर्ड इनटू पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। अभी भी पेट्रोल बिजनेस में ही नहीं आए, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में आए जो क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स होते हैं। आपने बोला कि यार हाँ अब अच्छा लग रहा है, अगर उस टाइम पे 10,000 रुपये डाल दिए तो तब भी आपके पास 7-8 करोड़ रुपए होते। आपने बोला अभी भी नहीं करना है। 1997 का राउंड दे एंटर्ड इनटू रिफाइनरी बिजनेस। इंडिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी इस्टेब्लिश कर दी जामनगर के अंदर। तब आपको लगा होता कि यार अब तो लाइफ चेंजिंग है।
अब तो होगा बड़ा, तब भी इन्वेस्ट करा होता तो आज आपके पास 3-4 करोड़ होते, फ्यू करोड़। आपने बोला तब भी नहीं करना है। दे एंटर्ड इन टू रिटेल बिजनेस, ये जो आपका रिलायंस कम्युनिकेशन है 2002-3 के अंदर, तब इन्वेस्ट करा होता तब भी आज फ्यू करोड़ होते। 2017 में आपने इन्वेस्ट कर दिया होता जब उन्होंने जियो लॉन्च करा था, तब भी आपका 400-500% रिटर्न होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नेवर लेट एंड इट इज़ नॉट वेरी टफ। और अगर बात करें रियल मल्टीबैगर कैसे ढूंढते हैं, सबसे पहले आपको पेशेंट होना पड़ेगा, ठीक है। होता क्या है कि मार्केट में लोग बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं एंड इम्पेशेंट होकर पैसा नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल 2007 से लेकर 2017 तक इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट जो रिटर्न्स हैं वो -4% थे। मतलब स्टॉक ग्रो ही नहीं हुआ है पूरे टाइम के अंदर। तो पहली बात तो पेशेंस लेके आओ, सबसे बड़ा की। दूसरा, आप लॉजिकली सोचो। लॉजिकल क्या है मेरा, बोलता है मल्टीबैगर कि भाई मल्टीबैगर स्टॉक कैसे होगा। जब कोई, आज मैं छोटी कंपनी आइडेंटिफाई करूं जो आज छोटी कंपनी है, आगे चल के बहुत बड़ी हो जाए। ओके तो अब आप खुद को ये समझो कि भाई मैं शार्क हूँ, शार्क टैंक देख लो आप, थोड़ा सा आप उस फीलिंग में रहो। अब आप देखोगे यार ये छोटी कंपनी को मैं एनालाइज करता हूँ, तो अब कैसे एनालाइज करूँ। सबसे पहले आप देखोगे कि सेल्स ग्रोथ क्या है। ठीक है। अगर आज ही कंपनी 5% की ग्रोथ कर रही है, 7% की ग्रोथ कर रही है जब वो छोटी है, तो फिर ये आगे बड़ी कैसे बनेगी। तो सबसे पहले तो ग्रोथ देख लो फर्स्ट। सेकेंड, लुक फॉर एफिशिएंसी रेशियोज, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रेशियोज ये बताते हैं कि जो कैपिटल है, पैसा, इसका कितना बेटर यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पैसा देता हूँ, आप मुझे 5% रिटर्न बना के देते हो। अगर बिजनेस में लगा हुआ है वो पैसा उस कंपनी के अंदर, तो 20% रिटर्न बना के देते हैं। तो आप ये रेशियोज देख लो, एफिशिएंसी रेशियोज, ग्रोथ हो गया, एफिशिएंसी हो गया। एंड देन लुक फॉर शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्या प्रमोटर स्टेक बेच रहा है, नहीं बेच रहा है। अगर प्रमोटर ने इनिशियली ही स्टेक बेच डाला है, तो फिर जब वो कंपनी बड़ी होगी तो प्रमोटर क्या करेगा। ठीक है, तो लुक फॉर दिस बेसिक फंडामेंटल्स। इसके अलावा भी आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेट्रोशियो सोर होता है, एंड देयर आर ईपीएस देख सकते हो आप, ये देख सकते हो डिविडेंड कितना दे रही है, पी रेशियो क्या है, पीबी रेशियो क्या है, एवरीथिंग। लुक फॉर फंडामेंटल्स, ये इंपॉर्टेंट है। बट दिस ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स 10% इन फाइंडिंग मल्टीबैगर स्टॉक, और ये करना बहुत ज़्यादा आसान है। आपको ऐसी मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो आपका ये काम अच्छा करती हैं। फंडामेंटली दे आर वेरी गुड, बढ़िया ग्रोथ, बढ़िया रेशियोज, एवरीथिंग इज गुड, बट इससे मल्टीबैगर नहीं बनता है। मल्टीबैगर बनता है एक रेवोल्यूशनरी बिजनेस आइडिया से, राइट। अब फॉर एग्जांपल टाइटन इतना बड़ा क्यों हो गया, राइट, क्योंकि जो ज्वेलरी मार्केट था वो पूरा अनऑर्गेनाइज था। टाइटन आया, बोला कि भाई मैं इसे ऑर्गेनाइज करूंगा। टाटा का ब्रांड है उसके पास, तो देयर इज ट्रस्ट, ज्वेलरी इज इक्वल टू ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट नहीं है, नया ब्रांड आएगा कुछ, अब ज्वेलरी में तो आप ऑफर भी नहीं दे सकते ना, 10% फ्लैट ऑफ कमोडिटी है, आप मेकिंग चार्जेस से ही थोड़ा बहुत कमाओगे। तो एक ट्रस्ट था, एक ब्रांड था, और आज टाइटन इतना बड़ा बन चुका है। अभी भी बहुत बड़ा नहीं बना है, 5-7% ही मार्केट शेयर है ओवरऑल। अगर हम ये ज्वेलरी मार्केट में देखें, बजाज फाइनेंस इतना बड़ा कैसे बन गया, जहाँ बैंक्स ने बोला कि भाई हम तो लोन नहीं देंगे, हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है, आप अपने आईटीआर दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। बजाज फाइनेंस ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको फ़ोन लेना है, मैं आपको 20,000 का लोन दे देता हूँ, 10,000 का लोन दे देता हूँ। ये कर करके इतना बड़ा हो गया, राइट। HDFC बैंक, जहाँ दूसरे बैंक्स कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, HDFC ने बोला कि हम बैंकिंग को बेटर बनाएंगे। एंड HDFC इज़ द बैंक जिसने बैंक्स के प्रोसेस को इतना एक स्टैंडर्ड सेट करा कि दिस शुड बी द स्टैंडर्ड। तो अगर कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया है बिजनेस का, तो वो चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, अच्छे फंडामेंटल से चीज़ें डिराइव नहीं होती हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दूँ, कोल इंडिया साल का 33,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है। कंपनी की वैल्यू है 2.3 लाख करोड़। ऑन द अदर हैंड जोमेटो 150 करोड़ 200 करोड़ का प्रॉफिट करती है, मार्केट कैप है 3 लाख करोड़। ठीक है, तो हर रेशियो में, हर फंडामेंटल में कोल इंडिया इज बेटर, बट फिर भी कोल इंडिया का शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है, जोमेटो को बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि बिजनेस आइडिया अच्छा है। तो आप बस ये देखो, जिस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका बिजनेस अच्छा होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कॉमन मिस्टेक लोग क्या करते हैं। लोग बोलते हैं कि रोचित इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, ये सरिया बनाती है। मैंने कहा सरिया बनाती है, क्या नया कर देगी ये कंपनी, है ना। सरिया के अंदर सेमीकंडक्टर लगा देगी? नहीं ना। सरिया तो टाटा स्टील ही बनाता है ना, आप उससे क्या बेटर कर लोगे।
टाटा स्टील के पास इतने बढ़िया रॉ मटेरियल ले सकता है, जितना सस्ता वो ले सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ अच्छी कर सकता है, ये सरिया कंपनी क्या बढ़िया कर देगी? देयर इज़ अ कंपनी जो टेक्सटाइल बनाती है। अब टेक्सटाइल क्या वो ब्रांड बनाती है? नहीं, ब्रांड नहीं बनाती है, ऐसा नॉर्मल सा कपड़ा बना बना के दूसरे बिजनेस को सप्लाई करती है। क्या बड़ा कर लोगे आप? दुनिया में हज़ार कंपनी जो कपड़ा बनाती हैं। वो कंपनी क्या करती है भाई, वो एग्रीकल्चर में ये पेस्टिसाइड बनाती है, एग्रीकल्चर में ये करती है, केमिकल में ये करती है, दवाइयों के लिए एपीआई बनाती है। दीज आर कॉमन कंपनीज जो काम बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं। तो आपको कुछ ऐसे बिजनेसेस ढूंढने हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये बहुत स्केलेबल बिजनेस है। जैसे कुछ एग्जांपल, अगर कोई कंपनी डेटा सेंटर बिजनेस के अंदर है, वाटर इंफ्रा के अंदर है, ये सारी चीज़ें जो बहुत बड़ी होने वाली हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रही है, ठीक है, अब ग्रीन एनर्जी इज़ अ ग्रोइंग सेक्टर और इस सेक्टर को वैल्यूएशन भी अच्छी मिलेगी, शेयर भी भागेगा। अगर वो 10 करोड़ का भी काम करेंगे ना, उनका स्टॉक प्राइस 500 करोड़ का बढ़ जाएगा, क्योंकि वो इतना अच्छा लिक्विडिटी सेक्टर है। तो लुक फॉर सेक्टर्स, लुक फॉर कंपनीज जिनके अंदर